हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ाऊंगा। उनका एक दो लेक्चर इससे पहले भी हमारे हुए हैं, तो आज मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको इंग्लिश में द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है इस एक्ट को किसने बनाया था। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है जे और एपीओ में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को किसने ड्राफ्ट किया था। तो आपको ध्यान रखना है इसको सर जेम्स स्टीफन ने ड्राफ्ट किया था। कई बार क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान रखना है। क्या नाम है? सर जेम्स स्टीफन। दूसरा तथ्य जो है हमें ध्यान रखना है कि डेट ऑफ गवर्नर जनरल, डेट ऑफ एसेंट ऑफ गवर्नर जनरल, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर गवर्नर जनरल का कब सहमत प्राप्त हुई थी। तो ये भी डेट ध्यान रखना है, 15 मार्च 1872। दूसरा जो कभी कभार क्वेश्चन आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से इनफोर्स में आया, परिवर्तन में आया, कमिटमेंट कब हुआ, तो ये डेट भी ध्यान रखना है। 1 सितंबर 1872 डेट हमको ध्यान रखना है। बार बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से लागू हुआ है, तो 1 सितंबर 1872। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और ये चर्चा करेंगे कि इस एक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, इसमें कितने चैप्टर हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, जैसे आप लोग देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, फर्स्ट पार्ट है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। दूसरा पार्ट है ऑन प्रूफ। तीसरा पार्ट है आपका प्रोडक्शन। एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। पहले पार्ट को हम हिंदी में कहेंगे तथ्यों की सुसंगत के बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट अर्थात दूसरे भाग में आंसर प्रूफ यानी सबूत के बारे में बताया गया है। तीसरे पार्ट में है आपका साक्ष्य की प्रस्तुतिकरण और इसके प्रभाव के बारे में। ओके, तो इस एक्ट में कितने चैप्टर हैं ये भी ध्यान रखना है। पार्ट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड। पार्ट थर्ड में आपके 4 चैप्टर हैं, आपकी चैप्टर थर्ड, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। इसमें आपके टोटल चैप्टर कितने हैं? 5 चैप्टर हैं। तो चैप्टर यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, चैप्टर 8 हो जाएगा, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11। तो हमें ध्यान रखना है फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर हैं, सेकेंड पार्ट में आपके 4 चैप्टर हैं और 5 पार्ट में आपके टोटल 5 चैप्टर है। कुल मिला के चैप्टरों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो हमारे एविडेंस में कितने चैप्टर हैं? टोटल 11 चैप्टर है। यदि क्वेश्चन आता है कितने चैप्टर हैं, पूरा टोटल चैप्टर कितने हैं? 11। सेक्शन कितने हैं? 167।
167 और चैप्टर कितने हैं आपके 11। ओके, आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी नेचर ऑफ एविडेंस के बारे में पूछ लेता है कि एविडेंस का नेचर क्या है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि एविडेंस क्या है, प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्या है, जिसमें सब्स्टिट्यूटिव लॉ को किस तरह से इन्फोर्स किया जाएगा, इसके बारे में प्रक्रिया बताई जाती है एविडेंस में और सीआरपीसी में। एविडेंस और सीआरपीसी क्या है, हमारे प्रोसीजरल लॉ है, अर्थात प्रक्रियात्मक विधियां हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नेचर कैसा है। तो सामान्यतः एविडेंस एक्ट प्रक्रियात्मक अर्थात प्रोसीजरल लॉ, लेकिन इसके कुछ प्रोविजन सब्स्टिट्यूटिव लॉ जैसे व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसी एक्ट अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन आपका हो जाएगा 115, 117, 118। ये क्या होते हैं, ये सब्स्टिट्यूटिव लॉ की तरह यूज करते हैं। रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ 1980 इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद में कोर्ट ने कहा था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि है। ये आपको ध्यान रखना है। रामजस वर्सेस सुरेंद्र नाथ के बाद में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा था कि यह एक प्रोसीजरल लॉ है। दूसरा केस क्या है, राम नरेश वर्सेस एम्परर 1939 इलाहाबाद के बाद में न्यायालय ने कहा था यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक विशेष विधि है। इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में आपका एपीयूजे में आ जाता है। तीसरा केस है पाउनियो वर्सेज व्हाइट रेवन एंड फर्निस जंक्शन रेलवे कंपनी 1850 में कोर्ट ने क्या कहा था, यह स्थान विशेष की विधि है, अर्थात उस स्थान की विधि है जहां न्यायालय स्थित है तथा जहां कार्रवाई चल रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आधारता प्रक्रियात्मक है, किंतु कुछ बिंदुओं पर या सारवान प्रकृति दर्शाते हैं, जैसे विबंध विषयक बंध। और आगे हमें यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ पे लागू होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सिविल और आपराधिक यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होता है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रोविजन केवल सिविल मामलों में लागू होते हैं। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 23, 115, 116, 117। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रोविजन केवल दांडिक मामलों अर्थात क्रिमिनल केसों में ही लागू होता है। इसके उदाहरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ सेक्शन इस प्रकार हैं। सेक्शन आपका 29 है, 105 है, 111A, 113A, 113B और 114A आदि। कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मेन प्रिंसिपल क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इसके 2-3-4 मुख्य सिद्धांत है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ नोट में लिखने के लिए आता है, एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांत क्या है। तो पहला, न्यायालय के समक्ष सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य आना चाहिए। न्यायालय की समझ क्या होना चाहिए, हमेशा सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य आना चाहिए। दूसरा, न्यायालय की समझ केवल वे ही तथ्य सिद्ध किए जाने चाहिए जो विवादक
या सुसंगत है। अर्थात विवाद्यक का मतलब होता है फैक्ट इन इशू और सुसंगत का मतलब होता है रिलेवेंट। तो न्यायालय के समक्ष केवल वही तथ्य सिद्ध किए जाने चाहिए जो विवाद्यक या सुसंगत हो। तो दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरा, साक्ष्य की ग्राह्यता एडमिसिबिलिटी तथा सुसंगतता न्यायिक निश्चय के अधीन है। चौथा मुख्य सिद्धांत है साक्ष्य का अवधारण तथा विषयों का सिद्ध किया जाना अधिनियम में वर्णित नियमों से ही प्रशासित होगा। यहाँ तक हमने देखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रारूप के बारे में, कुछ इसके फैक्ट भी हम लोगों ने जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पार्ट फर्स्ट का पहला चैप्टर आपका कमेंसमेंट के बारे में है, प्रारंभिक के बारे में है। तो जैसा हम लोग पार्ट फर्स्ट में देखते हैं कि इसमें 2 चैप्टर हैं। तो पार्ट फर्स्ट के पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। तो पहला चैप्टर प्रारंभ के बारे में है, कमेंसमेंट के बारे में है, प्रीलिमिनरी के बारे में है। तो इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? 4। चैप्टर फर्स्ट में आपके 4 सेक्शन हैं। हमको इन सेक्शनों को क्रम से पढ़ना है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 1 क्या कहता है? क्या अधिनियम कब से लागू हुआ, इसका नाम क्या है, इसके बारे में सेक्शन फर्स्ट में बताया गया है। तो सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है कि यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पे लागू होगा। पहले क्या था प्रोविजन? यह एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता है, लेकिन इधर एक एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों पे अप्लाई कर दिया गया है। सेक्शन 2 आपका रिपील है, यानी सेक्शन 2 को रिपील एक्ट 1938 के द्वारा निश्चित कर दिया गया था। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बताया गया है, जिसको हिंदी में निर्वचन खंड कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में 10 पदों को परिभाषित किया गया है, जैसे कोड, फैक्ट, रिलेवेंट, फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, प्रूव, डिस्प्रूव और नॉट प्रूव और लास्ट में इंडिया। इन पदों को हम लोगों को शार्ट में पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इस पे शार्ट में लिखने के लिए आता है। तो पहला है कोड। सेक्शन 3 में कोड को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। कोर्ट शब्द के अंतर्गत अर्थात न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से ऑथराइज सभी व्यक्ति आते हैं, सिवाय
बस केवल हमको यही इतना लिखना है। अगर शार्ट बोर्ड में आता है कोड क्या है, न्यायालय क्या है, तो आपको लिखना है न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अप्राइज सभी व्यक्ति आते हैं, सिवाय अर्थात एक अपवाद है आर्बिट्रेटर के यानी मध्यस्थ को छोड़ के। अब सेकंड पद क्या है, फैक्ट। फैक्ट के बारे में सेक्शन 3 में जो बताया गया उसके पहले हमें यह जानना है सामान्य भाषा में तथ्य होता क्या है, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, वे सभी तथ्य में आते हैं। तथ्य हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक तथ्य, दूसरा मानसिक तथ्य। इतना बात क्लियर हुआ। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में क्या बताया गया है। तो ध्यान रखना है तथ्य से अवच्छेद है, इसके अंतर्गत आती है ऐसा कोई वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। नेक्स्ट, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। इसका इलस्ट्रेशन जो दिया गया है सेक्शन 3 में, मैं आपको बता रहा हूँ कि अमुक स्थान में, अमुक क्रम में, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है या एक तथ्य है, या कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना है, देखा है, या तथ्य है। अमुक व्यक्ति का कुछ राय है या उसकी कुछ ख्याति है, यह एक तथ्य है। उसके बाद तीसरा वर्ड जो आता है रिलेवेंट फैक्ट। रिलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है सुसंगतता। सुसंगतता का तात्पर्य होता है कनेक्शन। ओके, इसको हमको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कहाँ करना है, कोई फैक्ट हमको बाहर मिला, उसको हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 6 से लेके 55 तक के किसी सेक्शन में हमको उस फैक्ट को कनेक्ट करना है। जिस भी सेक्शन में वो फैक्ट कनेक्ट हो जाएगा, उस सेक्शन के तहत क्या हो जाएगा, वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू के बारे में पहले हम सामान्य शब्दों में समझेंगे। किसी भी अपराध के सभी आवश्यक तथ्य क्या होते हैं, वो विवादक तथ्य होते हैं। ओके, विवादक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जिनके आधार पर हम अधिकार और दायित्व का निर्धारण भी करते हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट पद है वह है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसको हम सामान्य शब्दों में पहले समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के लिए पहले सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट मैटर है तब हमको एक पेपर चाहिए जिससे मैं अपने मैटर को उस पेपर पे लिख सकूँ, और लिखते समय हमारा ये इंटेंशन होना चाहिए कि मैं उस रिकॉर्ड को भविष्य में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसी बात को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में लिखा गया है सेक्शन 3 में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन के द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा हम अभिव्यक्त या वर्णित करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है इस रिकॉर्ड को हम भविष्य में यूज करना है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब इसका इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है, लेख दस्तावेज होता है, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्र सब दस्तावेज हैं। ओके, नेक्स्ट मानचित्र या रेखांकन दस्तावेज है। ओके।